का रिएक्शन कैसा रहता है? मतलब मेरा मतलब ये है कि उसका अधिगम लेवल कैसा है। अभिषेक का अधिगम लेवल अब ठीक है। पहले मैं हिंदी में शाब्दिक अधिगम का प्रयोग करती थी, पर अब मैं उद्देश्य आधारित अधिगम का प्रयोग करती हूँ, तो काफ़ी सुधार है उसमें। ओह, तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे अधिगम के दूसरे प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी आपने यहाँ देखा कि जो दोनों टीचर्स बात कर रहे हैं अभिषेक के बारे में, वो चिंतित है अभिषेक के अधिगम लेवल को लेकर कि अधिगम किस प्रकार से करवाएं अभिषेक का। तो जो दूसरी टीचर थी उसने ये कहा था कि प्रकार में अगर हम चेंज करें, मतलब अधिगम के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें से अगर हम किसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो उस प्रकार को छोड़ करके किसी दूसरे प्रकार से अगर हम बच्चे को सिखाएं तो बच्चे का जो अधिगम लेवल है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो आज हम अधिगम के प्रकारों को समझने वाले हैं। मैं राधिका चांदमल शर्मा HA क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने अधिगम की परिभाषा, उसके अर्थ और उसके सोपानों को समझा था। आज हम अधिगम के प्रकारों को समझेंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या वीडियो के अंत में आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम के प्रकारों को। अधिगम के जो प्रकार है, अधिगम कहा जाता है लर्निंग को, मतलब सीखने को। अधिगम के जो प्रकार है उसको कई आधारों के आधार से अभिप्राय है। कोई भी विषय होता है उसके अपने बहुत सारे बेस होते हैं, जिसे हम आधार कहते हैं, नींव कहते हैं। तो अधिगम जो है उसको अलग अलग आधारों पर कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिगम के आधार कौन कौन से हैं। अधिगम के आधार 3 हैं। सबसे पहला जो आधार है वो आता है प्रकृति के आधार पर अधिगम, मतलब अधिगम का नेचर कैसा है, किस प्रकार का है वो अधिगम। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम। जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को पढ़ाते समय हम कुछ उद्देश्य डिसाइड करते हैं कि मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे में मुझे इस प्रकार का जो सुधार है वो करना है। तो जब मैंने सोच लिया कि मुझे किसी विशेष पर्टिकुलर प्रकार का जो परिवर्तन है वो बच्चे में चाहिए, तो वो मेरा शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम होगा और अधिगम के प्रकार होंगे। जो तीसरा प्रकार है वो है शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम। शिक्षण से अभिप्राय होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, मतलब जब बच्चा सीख रहा है और टीचर जब सिखा रहा है तो कक्षा में जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसे टीचिंग या शिक्षण कहा जाता है। तो उसके आधार पर भी अधिगमों के कुछ प्रकार है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि प्रकृति के आधार पर अधिगम जो है उसके कितने प्रकार हैं। प्रकृति के आधार पर भी अधिगम के 3 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार आता है शाब्दिक प्रकार का अधिगम, मतलब ऐसा अधिगम जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो इन तीनों क्रियाओं के लिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जब शब्दों को बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है तो वह उसका शाब्दिक अधिगम कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम आएगा उसको हम शाब्दिक प्रकार के अधिगम में शामिल कर लेंगे। जो दूसरा प्रकार आएगा वो होगा गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम से अभिप्राय होता है गति करना। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रियाकलाप करता है तो वो अपने जो शारीरिक प्रकार की जो हलचल है, शारीरिक प्रकार की जो मूवमेंट है वो करता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु उठानी है तो उसके लिए अपने हाथों का उपयोग करता है। तो जब वो हाथों से कोई वस्तु उठा के इधर रख रहा है तो ये क्या है? गत्यात्मक अधिगम है। जैसे आप कहीं पर भी खाना खाने के लिए गए और आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो उसका काम है, जो पत्तल होती है जिसको हम बाज कहते हैं अपने राजस्थान में, उसको उठा करके उसको रखने का काम है। अब वो व्यक्ति जब उठाकर ले जा रहा है और उस आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है उसके अंदर से वापस गिर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा आपको ये रखना भी नहीं आ रहा है, मतलब आपको इसको उठा करके सही ढंग से रखना नहीं आ रहा है। तो इससे अभिप्राय ये हुआ कि उसका जो गत्यात्मक अधिगम है वो ठीक प्रकार का नहीं है। जो व्यक्ति अपने हाथ से बार बार वस्तु को छोड़ देता है, उसके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु को सही प्रकार से पकड़ना और सही प्रकार से साइड में रखना, वो जो चीज़ें हैं जिसके लिए गति की आवश्यकता है, शारीरिक गति की, उन चीज़ों को वो सही ढंग से प्रॉपर वे में नहीं समझ पाया है, नहीं सीख पाया है। कुछ व्यक्ति चलते हैं तो उनकी चाल बिल्कुल अलग होती है।
तो उससे बिल्कुल अलग चाल से देखो, एक तो होते हैं व्यक्तिगत विभेद और एक होता है सही ढंग से नहीं चलना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसमें किसी प्रकार की विकलांगता है तो वो तो अलग प्रकार से चलेगा ही, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पैर बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है तो उड़ रही है, या फिर अगर वो फर्श पर चल रहे हैं तो उनके पैरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि आसपास के सारे लोग देख रहे हैं कि क्या भूकंप आ रहा है क्या। तो इस प्रकार का जो गत्यात्मक अधिगम है, गत्यात्मक अधिगम से अभिप्राय होता है हमारा जो शरीर है उसकी जो गति है उसको कितना बढ़ाना है, किस प्रकार का रखना है, ये जो कंट्रोल होता है किसी भी व्यक्ति का, उसे हम गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है उसका अपनी जो फिंगर्स होती है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप बच्चे को दही देते हैं या चावल देते हैं खाने के लिए तो बच्चा क्या करेगा, अब हम अगर बड़े हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ से उठाते हैं, चम्मच से खाएंगे, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, दही है लेकिन फिर दही को भी मुट्ठी में भर करके खाएगा। मुट्ठी में भरकर वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उससे उंगलियों का उपयोग करना नहीं आ रहा है और उंगलियों की जो गति है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। आप अगर छोटे बच्चे को किसी चीज़ को पकड़ते हुए देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि बच्चे की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो छोड़ना चाह रहा है ना तो भी उसका हाथ बिल्कुल झटके से छूट नहीं रहा है। जब वो छोड़ेगा तो बिल्कुल झटके से छोड़ेगा, पकड़ेगा तो बहुत कस के पकड़ लेगा। तो ये एक प्रकार से गत्यात्मक अधिगम को न सीखना है, लेकिन बाद में जब बच्चे का विकास होता है तो धीरे धीरे वो गत्यात्मक अधिगम को सीखने लगता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है समस्या समाधान अधिगम। शाब्दिक अधिगम में किसका इस्तेमाल हो रहा था, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब किस में आ रहा था, शाब्दिक अधिगम में आ रहा था। फिर हमने कहा कि शारीरिक जो गति होती है, किसी भी काम को व्यवस्थित करने का जो ढंग होता है, शरीर का जो मूवमेंट होता है, वो सब का सब गत्यात्मक अधिगम में आता है। उसके बाद हमने बात की कि समस्या समाधान प्रकार का अधिगम होता है। समस्या समाधान अधिगम में किसका इस्तेमाल करेगा कोई व्यक्ति, जैसे शाब्दिक अधिगम में वो अपने कान, मुंह और आंखों का इस्तेमाल कर रहा था, हाथ से लिख रहा था, इतना ही वो यूज कर रहा था शाब्दिक अधिगम में। फिर हमने कहा गत्यात्मक अधिगम में तो वो अपने शरीर का जो मूवमेंट है उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन समस्या समाधान अधिगम में बच्चा काम करेगा अपने तर्क से, अपने चिंतन से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। तो जो भी समस्या बच्चे के सामने आएगी वो उस समस्या को पूरी तरह से सोचेगा कि ये समस्या क्या है, किस प्रकार की है और मुझे इसका समाधान किस प्रकार से करना है। तो समस्या समाधान अधिगम में बच्चे का जो विवेक होता है, बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो मानसिक स्थितियाँ होती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। समस्या समाधान अधिगम में बच्चे को समस्या सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो अधिगम प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अब हम समझेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम। शैक्षिक उद्देश्य से अभिप्राय होता है जब हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तब जो हम योजना बनाकर ले जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, हम जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो जो परिवर्तन हम देखना चाह रहे हैं, जिस प्रकार का परिवर्तन देखना चाह रहे हैं, हम उस प्रकार का अधिगम बच्चे को करवाएंगे। तो अधिगम के शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं उसके आधार पर अधिगम को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट आता है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम का, वो आता है ज्ञानात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम, अर्थात ऐसा अधिगम जिसमें बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चे की जो मेमोरी है, जिसमें जो विषय वस्तु है वो स्टोर की जाती है। तो इस प्रकार का जो अधिगम है वो ज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। ज्ञानात्मक अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें जो मुख्य चीज़ें आती है वो आती है, सबसे पहली चीज़ प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आता है स्मृति का उपयोग, उसके बाद चिंतन और तर्क का उपयोग होता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है संज्ञानात्मक अधिगम या फिर ज्ञानात्मक अधिगम। सबसे पहले क्या किया, प्रत्यक्षीकरण किया, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियां जो है उनका उपयोग किया। इसके लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। एक बार एक दादाजी थे, वो अखबार पढ़ रहे थे और उनका पोता पास में खेल रहा था जो लगभग 6-7 साल का था। अब उस बच्चे को जब दादाजी अखबार पढ़ रहे थे तब उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड। तो बच्चे ने कहा क्या हो गया दादाजी, ऐसा अखबार में क्या आया है, न्यूज़पेपर में ऐसा क्या है। दादाजी ने कहा कि बेटा नील गाय की वजह से एक्सीडेंट हो गया और 2 व्यक्ति मारे गए। बच्चे ने कहा कि नील गाय क्या होती है, क्या नीले कलर की होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये गाय नहीं होती है,
ये गाय जैसा एक जीव है जिसको हम घोड़े और गाय का मिक्सअप कह सकते हैं। ना वो पूरी तरह घोड़े जैसी होती है, ना वो गाय जैसी होती है, और नीले कलर की तो बिल्कुल ही नहीं होती है। और ये जंगलों में रहती है, इसको कोई भी व्यक्ति पालता नहीं है, ये पालतू जानवर नहीं है। अब इतना जब दादाजी ने विशेषता बताई नील गाय के बारे में, नील गाय से अभिप्राय होता है जिसे हम राजस्थान में रोजड़ा कहते हैं, वही। तो उसके बाद उस बच्चे ने समझ लिया। उसके बाद लगभग 20 साल बाद जब वो बच्चा हाईवे पर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक 2-3 जो प्राणी हैं उनका झुंड है और वो एकदम से इधर आ रहा था। तो जैसे ही वो उनको देखेगा, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, तो अब वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या आएगा, एकदम से दादाजी वाली बात आएगी, क्योंकि उसने प्रत्यक्षीकरण किया है, अपनी आंखों से उसने सामने वो चीज़ देखी है, ज्ञानेंद्रियों का उसने उपयोग किया है। और जब उसने नील गाय को देखा, उसके बाद उसे दादाजी की बात याद आएगी कि ऐसा जीव जो घोड़े जैसा होता है, गाय जैसा होता है, दोनों का मिक्सअप जैसा होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जंगलों में पाया जाता है, और उन्होंने उसको वो एक्सीडेंट वाली जो घटना थी वो भी याद आ गई कि सड़क पर कोई गाड़ी चला रहा था और वो बीच में आ गया था। तो एकदम से उसको समझ में आ जाएगा कि दादाजी ने जो नील गाय के लिए कहा था, जिस रोजड़े के लिए कहा था, ये वही प्राणी है। अब उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि रोजड़ा यही है। ठीक है, तो ये जो अधिगम है ये ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है, अर्थात संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। इसमें बच्चा 4 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके प्रत्यक्षीकरण करता है, अपनी स्मृति का उपयोग करता है, अपने पूर्व अनुभवों को देखता है कि इस स्थिति से संबंधित मेरे पास क्या है, मेरे पास इससे संबंधित कोई पूर्व अनुभव है या नहीं है। उसके बाद वो अपना तर्क लगाएगा और एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। इसे हम एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा है जिसने अपने पेंसिल का उपयोग किया है और पापा को ये कहते सुना है कि मेरा पेन देना, और उसके बाद उन्होंने पेंसिल जैसा ही एक छोटी जो चीज़ है उसको उठाया है। पापा मम्मी सब उसको पेन कहते हैं। अब उसको पेंसिल से लिखना आता है, पेंसिल से मिटाना भी आता है। पेंसिल से मिटाने से अभिप्राय पेंसिल से लिखे हुए को इरेजर से मिटाना आता है। अब यहाँ तक उसको पता है, लेकिन उसने कभी पेन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब एक दिन वो क्या करेगा, उस पेन से लिखने का प्रयास करेगा, और जब उसने उस पेन से लिखा और अगर कोई गलती हो जाएगी और वो मिटाने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर इरेजर का उपयोग करेगा, तो वो जो लिखा हुआ होगा पेन से लिखा हुआ वो उसके इरेजर से नहीं मिटेगा। तो इससे वो निष्कर्ष निकाल लेगा कि पेन से जो लिखा हुआ होता है वो मिटता नहीं है, पेंसिल से लिखा हुआ मिट सकता है। तो ये जो स्वयं बच्चे ने निष्कर्ष निकाला है वो एक तरह से संज्ञानात्मक अधिगम है। अब जब एक टीचर जब क्लास में अपने ज्ञानात्मक उद्देश्य या संज्ञानात्मक उद्देश्य को लेकर जाते हैं, तब एक अध्यापक क्या करता है, अध्यापक अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जब वो अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उससे संबंधित कुछ उदाहरणों का उपयोग करते हैं, कुछ घटनाओं का उपयोग करते हैं, वृत्तांतों का उपयोग करते हैं, और ऐसे करके बच्चे का जो ज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है उसको कंप्लीट करवाते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो है भावात्मक अधिगम, और तीसरा प्रकार है क्रियात्मक अधिगम। चलिए अब इनको विस्तार से समझ लेते हैं थोड़ा। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हमने कहा कि अधिगम 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक अधिगम जो है उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसा हमने अभी 2 उदाहरण देखे, एक था नील गाय का और दूसरा था बच्चे के पेन और पेंसिल से संबंधित। यहाँ हम बात करेंगे कि ज्ञानात्मक अधिगम को 3 सब पॉइंट्स में बांट रखा है, 3 सब प्रकारों में बांट रखा है। तो पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। हमने कहा कि बच्चा 3 चीज़ों का इस्तेमाल करता है जब अधिगम करता है। तो बच्चे को 3 जो चीज़ें थी उसमें सबसे पहली चीज़ थी प्रत्यक्ष उस चीज़ को देखना। मूर्त ज्ञान जो बालक की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके सीखता है। मूर्त ज्ञान से अभिप्राय होता है जैसे गर्म पानी है और वो अगर उसमें हाथ लगाएगा तो वो उसे गर्म महसूस होगा। तो जो महसूस करना है उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्यक्ष उसके हाथ लगाने की, प्लस अपनी जो स्किन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका इस्तेमाल करने की। इसमें मूर्त ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। मूर्त ज्ञान से अभिप्राय होता है ऐसा ज्ञान जिसका कोई आकार प्रकार हो, प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमारे सामने हो, जो वस्तुएं हमें दिख रही है उनसे संबंधित। अब जो नेक्स्ट प्रकार आता है इसमें वो आता है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम से अभिप्राय है अमूर्त बातें प्रत्यात्मक अधिगम में आती है। अमूर्त बातों से अभिप्राय होता है ऐसी धारणाएं, ऐसी विचारधाराएं, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत
जिसको बच्चे को याद करना होता है, उसका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसे उन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, और समझने के बाद उन चीज़ों का इस्तेमाल भी करना होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आती है जो बच्चे के सामने नहीं है, केवल धारणाएं हैं। जैसे गणित में आपने पढ़ा होगा मानाकी, तो ये जितने भी मानाकी वाली चीज़ें हैं, जितने भी सिद्धांत है, जितनी भी थ्योरियाँ हैं जिनको बच्चे को रटना है, वो सब की सब किस में आएगी, अमूर्त में आएगी, जिसे हम प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। प्रत्यय से अभिप्राय होता है किसी धारणा विचारधारा को ग्रहण कर लेना, समझ लेना। तो ये जो शैक्षिक उद्देश्य है उसका जो ज्ञानात्मक अधिगम है, उसमें अभी तक हमने दो चीज़ों को समझा है कि ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्ययात्मक अधिगम, और जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है सहचार्यात्मक अधिगम। सहचार्यात्मक अधिगम से अभिप्राय होता है ऐसा अधिगम जिसमें जो हमने छोटी चीज़ें सीख रखी है वहाँ से शुरू करके नई चीज़ें सीखना। पुराने ज्ञान के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है, इसमें पुराने ज्ञान के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है और उसे ही सहचार्यात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, जैसे साइकिल चलाना आता है, तो मोटरसाइकिल चलाना अच्छे से सीख जाएगा और जल्दी सीख जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़ते हुए अगर नवीन ज्ञान बच्चे को दिया जाता है तो बच्चे का जो ज्ञानात्मक अधिगम है वो अच्छे से होता है। अगर बच्चे को क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है तो बच्चा चीज़ों को जल्दी से सीख जाता है, क्योंकि उससे सरल चीज़ें बच्चे को आ रही हैं। पहले सरल चीज़ सिखानी है, उसके बाद कठिन चीज़ सिखानी है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सहचार्यात्मक अधिगम जो है उसी के कारण बना है कि बच्चा जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है और सरल से कठिन की ओर जब जाते हैं तो बच्चा आसानी से सीख जाता है, समझ जाता है। अब हम समझेंगे भावात्मक अधिगम को। भावात्मक जो अधिगम है उसमें हम बच्चे को भावनाएं सिखाते हैं, इमोशन सिखाते हैं। इमोशन सिखाने में क्या होता है, बच्चे में देश प्रेम की जो भावना है उसका विकास किया जाता है। बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, सामाजिक भावनाएं रखनी चाहिए, बच्चे में दया, प्रेम और करुणा का जो भाव है वो होना चाहिए। तो उसको सिखाने के लिए हम शिक्षण जो उद्देश्य है उसमें भावात्मक अधिगम का उपयोग करते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम से अभिप्राय होता है ऐसा अधिगम जिसमें बच्चे को क्रियाएं करना सिखाया जाता है। जो कुछ भी ज्ञान बच्चे ने प्राप्त किया है, जो भाव बच्चे ने ग्रहण किए हैं, उन दोनों के द्वारा क्रिया करना सिखाया जाता है। तो ये जो क्रियात्मक अधिगम है, बच्चा इसमें क्या करता है, कुछ क्रियाकलाप करता है और करके सीखता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकार। शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम को 3 भागों में पुनः डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो स्तर आता है वो आता है स्मृति स्तर पर अधिगम। दूसरा प्रकार है अवबोध स्तर पर अधिगम, और जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है चिंतन स्तर पर अधिगम। अब हम इन तीनों को आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम। शिक्षण के बारे में जैसा हमने बात की कि शिक्षण से अभिप्राय होता है एक कक्ष में एक अध्यापक का सिखाना और एक बच्चे का सीखना। ये जो पूरी प्रोसेस है ये टीचिंग या शिक्षण कही जाती है, मतलब इसको शिक्षण कहा जाता है। तो जो शिक्षण होता है उसके कुछ लेवल होते हैं। उस लेवल में जो पहला लेवल होता है वो होता है स्मृति स्तर, फिर आता है अवबोध स्तर और तीसरा आता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर से अभिप्राय होता है बच्चे को जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं उसमें सबसे पहले वो क्या करता है, जो चीज़ें सीखता है वो स्मृति स्तर जो होता है उसमें स्टोर होती है। स्मृति स्तर से अभिप्राय है बच्चे को अगर हम ऐसे अनार सिखा रहे हैं, बच्चे को अगर हम गिनती सिखा रहे हैं, बच्चे को वर्णमाला सिखा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होगी इनको बच्चा क्या करेगा, सीधा का सीधा रट लेगा। अब उसने रट लिया कि ऐसे अनार होता है। अगर मैं उसको कहूँ कि उसे आधार पढ़ना है तो वो कहेगा आ से आम, फिर द से धनुष, फिर आ की मात्रा, फिर र से रथ। इस प्रकार से बच्चा पढ़ सकता है। और बहुत बार छोटे बच्चे इसी प्रकार से पढ़ते भी हैं, क्योंकि उसने ऐसे अनार सीखा है, फिर आ की मात्रा बोलेगा कि ये आ की मात्रा है, फिर द से धनुष है, फिर आ की मात्रा है, फिर र से रथ है, क्योंकि उसने इसी प्रकार से इन चीज़ों को क्या किया है, ग्रहण किया है, सीख लिया है, याद कर लिया है। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है, जैसे गिनती याद करना और वर्णमाला को याद करना, ये एक तरह से स्मृति स्तर का अधिगम है। अगर बच्चा सिद्धांतों और अवधारणाओं को याद कर रहा है तो वो भी स्मृति स्तर का अधिगम होगा। ये एक तरह से ऐसा अधिगम है जिसका अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो बच्चा भूल जाता है। दूसरा प्रकार का जो अधिगम होता है वो होता है अवबोध स्तर का अधिगम। अवबोध से अभिप्राय होता है जो चीज़ें हमारे सामने हैं,
जो बच्चा समझ रहा है, सीख रहा है, उन सारी चीज़ों को आत्मसात कर लेना। एक तो होता है चीज़ों को रटना और एक होता है चीज़ों को समझना। तो रटना तो आएगा स्मृति स्तर के अधिगम में, और चीज़ों को समझना जो है वो आएगा अवबोध स्तर के अधिगम में। जैसे हमारे राजस्थान में जो कहावत है कि बढ़ियापन गुणिया नहीं, इसका अभिप्राय यही है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा चीज़ों को याद कर रहा है, उन चीज़ों को अवबोध नहीं कर रहा है और उन चीज़ों को आत्मसात करके अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं उतार रहा है। तो अवबोध स्तर का जो अधिगम है उसमें बच्चा चीज़ों को, धारणाओं को इस प्रकार से समझ जाता है कि उसके बाद उन चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने व्यवहारिक जीवन में कर पाता है। वो चीज़ें उसके व्यवहारिक जीवन में कहाँ काम आ रही है और उनको किस प्रकार से काम में लेना है, ये जब बच्चा सीख जाता है तो वो अवबोध स्तर कहा जाता है। जो नेक्स्ट स्तर आता है वो आता है चिंतन स्तर का अधिगम। चिंतन स्तर से अभिप्राय होता है इस प्रकार का अधिगम जिसमें बच्चा चिंतन करता है, अपने ज्ञान और अवबोध दोनों का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें सीख जाता है। तो जब बच्चा चिंतन करना सीख जाता है, चिंतन करके एक निष्कर्ष निकालना सीख जाता है और नई चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, तो इस प्रकार का जो अधिगम आता है वो आता है चिंतन स्तर का अधिगम। अगर हम बच्चे को उदाहरण देने के लिए कहें तो वो अपनी स्मृति और अवबोध दोनों का उपयोग करके, चिंतन करके एक नया उदाहरण हमें दे सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बच्चे को टीचिंग करवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार शिक्षण स्तर के आधार पर जो अधिगम के प्रकार थे वो थे स्मृति स्तर पर अधिगम, अवबोध स्तर पर अधिगम और चिंतन स्तर पर अधिगम। नेक्स्ट क्लास में हम गेने के अनुसार बताए गए जो अधिगम के प्रकार है या अधिगम के सोपान की है उसे समझेंगे। धन्यवाद।